Hello everyone, this is Subhan Sekhar. Welcome all of you in the lecture of use of Wheatstone Bridge. Okay, इस लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बातें करने वाले हैं। तो मैं हूं सुवर्ण शेखर, स्वागत करता हूं आप सभी का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना देरी के। तो यूज में सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे, है ना। सबसे पहला यूज दो देखेंगे हम लोग, लिखेंगे यस टू मेजर, यस क्या, अननोन रेसिस्टेंस। ओके, अननोन रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग वो देखने वाले हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपके लिए हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं। ठीक है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको मालूम है ये जो R1 और ये जो R2 है, यस ये पता है आपको, ये दोनों चीज़ आपके लिए क्या होता है, यस क्या होता है, नॉन आर्म होते हैं, ये सर नो। और ये जो आपके लिए R3 है, ये R3 आपका वेरिएबल आर्म होता है ना। और ये जो RX देख रहे हैं, यहाँ पर वो रेसिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग मेजर करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे लिए क्या होने वाला है, यस क्या होने वाला है, अननोन रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है जी, तो कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और निश्चित ही उस समय आपका जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये उस समय बैलेंस तो होगा नहीं। तो हम लोग इस वेरिएबल रेजिस्टेंस R3 को, है ना, हम लोग डिफरेंट वैल्यू पर एडजस्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपने उसको 1 ओम पर एडजस्ट किया, फिर देखा ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, फिर 2 ओम पर एडजस्ट किया, फिर देखा बैलेंस हुआ कि नहीं, फिर 3 ओम पर एडजस्ट किया, फिर देखा बैलेंस हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन रेसिस्टेंसेस लगा करके आपको देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ बैलेंस होता है। मतलब हम लोग क्या करना है, यस बोलिए, हमें क्या करना है बताइए, बैलेंस करना है किसको, व्हीटस्टोन ब्रिज को। ओके, सो बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग करना है। उसके लिए क्या करेंगे, R1 R2 ये R3 के वैल्यू को वेरी करके हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ बैलेंस, जैसे ही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, है ना, निश्चित ही आप कह सकते हैं उस समय कि आपका R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई RX हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो बराबर इसका और इसका रेशियो होता है ना, एट द टाइम ऑफ बैलेंस, राइट। तो अब बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको R1 पता है, यहाँ आपको R2 पता है, नोन है दोनों रेजिस्टेंस। अच्छा, R3 आपने कितना एडजस्ट किया है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। तो आपको R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, तो बड़े आराम से यहाँ से आपका जो ये RX है, इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, यस और नो। तो क्या करेंगे, इस RX को ऊपर भेज देंगे, ओके, और डेफिनेटली ये R1 नीचे आ जाएगा, ये R2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा RX इज इक्वल टू R2 इंटू R3, यस, RX इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूला की मदद से हम लोग बड़े आराम से अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू पता लगा सकते हैं। देखिए कितना आसान चीज़ है आपके लिए, यस और नो। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आप इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपके लिए दूसरा यूज लेते हैं, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड यूज देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना। सेकेंड यूज कहता है क्या चीज़, किस लिए में यूज करते हैं, टू मेजर, यस क्या, अननोन टेम्परेचर। अच्छा, मतलब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से अननोन रेसिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं, है ना, अननोन टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, फिर से आपके लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं। ठीक, आपको मालूम है, लेट मी टेक अ पेन। ओके, ये जो आपका R1 है और ये आपके जो R2 हैं, यस, ये आपके लिए क्या होते हैं, नोन आर्म्स होते हैं, है ना। और ये जो आपका R3 दिख रहा है, आप मेरे पॉइंटर और गौर से देखिए, है ना, थोड़ा छोटा है, इस R3 को आप गौर से देखिए। ये R3 क्या है, ये R3 आपके लिए यस वेरिएबल आर्म है ना, इस आर्म को वेरी करते हैं हम लोग, राइट। और ये जो आपका अननोन आर्म हुआ करता था पहले, उस जगह को हम लोग खाली रखे हैं और इस बार हम लोग वहां पर एक प्लेटिनम वायर लेने वाले हैं। प्लेटिनम वायर, यस, क्या लेने वाले हैं, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता है ये बात, कि प्लेटिनम का जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से वेरी करता है ना। आप उस किसी
खास तापमान पर आप इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, है ना। मान लो कि फिलहाल इसका रेजिस्टेंस Rx है, तो किसी खास टेम्परेचर पे का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, वैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करना होगा ना। तो आप बताइए रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कैसे निकलेगा। तो निश्चित ही आपको वो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को कनेक्ट करने वाला फार्मूला है ना, कौन सा, यस, RT इक्वल टू R0 इन 1 प्लस अल्फा टी, है ना। इस फार्मूला के हेल्प से, है ना, इस फार्मूला के हेल्प से आप बड़े ही आराम से, है ना, यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको RT मालूम होगा। उसके लिए करेंगे क्या चीज़, उसके लिए ये जो आपका प्लेटिनम वायर है, इस प्लेटिनम वायर को आप उस टेम्परेचर पर रखेंगे, है ना, जिस टेम्परेचर को आपको मेजर करना है। उस समय निश्चित आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, है ना। और मालूम चला R3 इक्वल टू RT पर आपने बैलेंस किया, सो इस प्लेटिनम वायर का T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रेसिस्टेंस होगा ये आपने पता लगा लिया, RT पता लगा लिया। फिर आपको यहाँ पर R0 चाहिए होगा डेफिनेटली, तो R0 के लिए क्या करेंगे, फिर इस वाले प्लेटिनम वायर को, इसी प्लेटिनम वायर को, है ना, हम लोग क्या करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे और फिर से व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करेंगे और वहां से हम लोग क्या पता लगा लेंगे, प्लेटिनम वायर का रेसिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पता लगा लेंगे। तो आपको RT पता है, आपको R0 पता है, तो बड़े ही आराम से आप इस टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, हाँ कि ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये जो आप अल्फा देख रहे हैं ना, ये अल्फा आपको नहीं मालूम है, राइट। तो अगर आपको पहले से प्लेटिनम वायर का रेसिस्टेंस पता है तो आप बड़े ही आराम से, अल्फा पता है तो बड़े ही आराम से आप अल्फा वैल्यू डाल सकते हैं। बट अगर आपको अल्फा नहीं मालूम है फॉर एग्जांपल, तो आपको सबसे पहले इस अल्फा को पता लगाने की आवश्यकता है। यस, तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हमें अल्फा पता लगाना है। यस, स्टेप 1 हमें अल्फा पता लगाना है। तो अल्फा पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे, इसमें ये R1 जो दिख रहा है आपको और ये जो R2 दिख रहा है, इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे। ठीक, क्या पुट कर दिए, यस, R1 इज इक्वल टू R2। अब ये R1 इक्वल टू R2 क्यों किया गया है, ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हमने क्यों किया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो आप प्लेटिनम वायर देख रहे हैं ना, RX, है ना, इसको हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पुट करेंगे और जिस समय पुट करेंगे उस समय निश्चित ही व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, तो हमको इस R3 को एडजस्ट करके व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करेंगे हम लोग। ठीक, और वहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका, इस प्लेटिनम वायर का, है ना, रेसिस्टेंस पता लगा लेंगे। तो यस, क्या करेंगे, है ना, हम लोग RX को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर रहे हैं और उस समय R3 को एडजस्ट कर रहे हैं टू बैलेंस क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या करेंगे, पुट RX इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एडजस्ट R3 टू बैलेंस क्या, ब्रिज। ठीक, चलिए मान लीजिए कि आपने R3 को एडजस्ट किया और R0 पर जा करके, R इक्वल टू R0 पर जा करके, है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ, है ना। सो लेट अस सपोज एट R3 इक्वल टू R0 ब्रिज इज बैलेंस्ड, राइट। तो जैसे ही ब्रिज बैलेंस होगा उस समय आप, ये तो अभी R0 है ना, R3 नहीं है, ये क्या है, अभी R0 है। तो R0 डिवाइड बाई RX इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई क्या होगा, R2, है ना। तब क्या लिखेंगे, यस, R0 डिवाइड बाई RX इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2। आपको मालूम है R1 R2 तो इक्वल ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट के क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। देखें, अगर हम यहाँ R1 R2 का वैल्यू इक्वल नहीं लेते, कोई वैल्यू लेते, तो हमको इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है, हमें इसको डिवाइड करने की आवश्यकता होती है, यस और नो। लेकिन यहाँ पर इक्वल लेने क्या फायदा, इक्वल टू 1 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, राइट। तो अब देखिए इस RX को आप प्रोडक्ट इधर लाके गुना कर दीजिए, तो यहाँ से आपको RX इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, निश्चित R0 प्राप्त होगा। तो इससे आपने क्या मालूम कर लिया, इससे आपने रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर मालूम कर लिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो किसके बराबर है, निश्चित R0 के बराबर है, यस और नो। चलिए अब उसी तरह से क्या करेंगे, इस प्लेटिनम वायर को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पुट कर देंगे और फिर से व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, तो हम लोग इस R3 को एडजस्ट करेंगे, है ना, टू बैलेंस क्या, ब्रिज। तो लेट पुट RX एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पुट कर दिया। मान लीजिए कि आपने इस R3 को एडजस्ट करना शुरू किया बैलेंस करने के लिए, और ये R3 इक्वल टू R100 पर ब्रिज आपका बैलेंस होता है। ओके, लिख लेंगे इस बात को, लेट एट R3 इक्वल टू R100 ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, जैसे ही ब्रिज बैलेंस होगा फिर से, अब ये R100 है, ये जो R3 आप देख रहे हैं क्या है, R100 है। आप माउस पॉइंटर को देखते रहेंगे, है ना, ये आपका क्या है, R100। तो R100 डिवाइड बाई ये RX इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई ये R2, हाँ कि ना। तो क्या होगा बताइए, यस,
100 डिवाइड बाई RX इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2। फिर से ये R2 R1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये निश्चित इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये RX फिर जाके मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो आपको यहाँ से RX इक्वल टू मिलने वाला है यस R100। यहाँ से आपने क्या पता लगा लिया, यहाँ से आपने रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पता लगा लिया और निश्चित वो R100 के बराबर है। और ये R100 कितना होगा, तो आपने R3 को जितना एडजस्ट किया होगा उतना ही होगा, और वो तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए, तो आपको R0 पता है, R100 पता है, तो बड़े ही आराम से, है ना, इस फॉर्मूला की मदद से R100 इक्वल टू R0 इनटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100, इसकी मदद से आप अल्फा पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको R100 मालूम चल चुका है, R0 मालूम चल चुका है, तो यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा, बड़े ही इजी तरीके से आप यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। यस, तो आपको अल्फा मालूम चल गया। अच्छा, मतलब इससे रेसिस्टेंस वो जो वायर है प्लेटिनम वायर, उसका अल्फा भी निकाला जा सकता है। मतलब आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने में भी हेल्प करता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ कि ना। चलिए, तो आपको अल्फा निकल गया। अब क्या करना है, अल्फा के तो सारे पैंतरे हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब हमें जो अल्फा पता लगाना था ये काम मेरा पूरा हुआ। अब स्टेप 2 पर चलते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप जल्दी से इसको, मुझे जगह चाहिए, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके हम लोग इसको थोड़ा सा साफ करने वाले हैं, राइट। सो जल्दी कीजिए। चलिए, सो क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोग अब स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 में क्या है, हम लोग अब मेजर करने वाले हैं अननोन टेम्परेचर, है ना। मेजरमेंट ऑफ क्या, अननोन टेम्परेचर। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आप प्लेटिनम वायर देख रहे हैं ना, इस प्लेटिनम वायर को आप उस टेम्परेचर पर रखेंगे जिस तापमान को आपको मेजर करना है ना। सो क्या करेंगे, पुट RX एट D डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को निश्चित ही बैलेंस करने की आवश्यकता होगी। तो आपने इस R3 को, पॉइंटर को देखिए ध्यान से, इस R3 को, है ना, आपने एडजस्ट करना शुरू किया। माना कि R3 इक्वल टू, है ना, RT टेम्परेचर पर, यस, लेट एट R3 इक्वल टू RT, ब्रिज इज बैलेंस्ड। R3 इक्वल टू RT टेम्परेचर पर, है ना, RT टेम्परेचर पर ब्रिज बैलेंस हुआ। तो जिस समय बैलेंस होगा, आप कहिएगा ये वाला RT डिवाइड बाई RX इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2, है ना। क्या लिखेंगे, यस, RT डिवाइड बाई RX इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2। फिर से आपका ये कैंसिल हो जाना है और इक्वल टू 1 हो जाना है। तो ये RX अब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपको RX इक्वल टू प्राप्त होगा, यस, क्या, RT। आपने यहाँ से क्या पता लगा लिया, आपने यहाँ से रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट T डिग्री सेंटीग्रेड पता लगा लिया, यस और नो, राइट। तो वो किसके बराबर है, वो निश्चित ही RT के बराबर है। तो आप बताइए, अब आपको यहाँ से R0 पता चल चुका है, यस, थोड़ा देर पहले पता लगाए थे, है ना। RT मालूम चल चुका है, यस, RT मालूम चल चुका है। और अल्फा तो अभी अभी आपने रिसेंटली फाइंड किया था, यस और नो, फॉर्मूला की मदद से। तो आपको ये सब पता है। तो बताइए, एक फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू, है ना, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। इस फॉर्मूला की हेल्प से देखिए क्या पता लगा सकते हैं आप। आपको RT मालूम चल चुका है, आपको R0 मालूम चल चुका है, रिसेंटली आपने अल्फा निकाला है, तो बड़े ही आराम से आप इस T को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अननोन यहाँ पर सिर्फ क्या है, T है, राइट। तो क्या करेंगे, इस R0 को, है ना, इस RT के नीचे डिवाइड करेंगे, यस, डिवाइड करेंगे, और इस 1 को इस इक्वल टू इधर बजाएंगे, तो यहाँ +1 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो देखिए, तो ये क्या आएगा, यहाँ से आएगा RT डिवाइड बाई R0 -1 इक्वल टू अल्फा इंटू T। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका बटा 1 है, ये R0 ऊपर चला जाएगा, है ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, पूरा के डिवाइड में R0 आ जाएगा। तो आपको प्राप्त होने वाला है, देखिए तो, और अल्फा फिर से इस R0 में गुना हो जाएगा नीचे में, तो आपको मिलेगा यस T इज इक्वल टू RT, है ना, माइनस R0 डिवाइड बाई अल्फा इंटू R0, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, अननोन टेम्परेचर को निकाल सकते हैं, यस और नो। ओके, सो देखा आपने कितने आसानी से हम लोग अननोन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से सिर्फ अननोन रेसिस्टेंस, अननोन टेम्परेचर ही नहीं, बल्कि हम लोग किसी भी रेसिस्टेंस का अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। नॉट ओनली दिस 3, है ना, आप इसके हेल्प से बड़े ही आराम से स्ट्रेन स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ है किसी भी मटेरियल में,
वो भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमको, ये जो आप देख रहे हैं ना, क्या ये जो आप वायर देख रहे हैं प्लेटिनम वायर, इसकी जगह पे हम लोग स्ट्रेन गॉज लगा देंगे और उसमें भी फिर से आप बड़े आराम से रेजिस्टेंस वेरी होते हैं। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस स्ट्रेंथ वेरी करेगा वैसे आप इसका रेजिस्टेंस वेरी होगा, और रेजिस्टेंस वेरी को आप मेजर करके बड़ी आराम से कितना स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके ढेर सारे यूज हो सकते हैं हमारे लिए, है ना। चलिए, तो सिर्फ इसी 2 यूज पर हम रह जाते हैं, बाकी सब यूज तो आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे, राइट और रॉन्ग। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मीटर ब्रिज के ऊपर बात कर लेते हैं। जल्दी से नोट आउट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग बातें कर लेते हैं, है ना। हमारा जो तीसरा है स्लाइड वायर ब्रिज, और आप इसको मीटर ब्रिज भी कह सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है मीटर ब्रिज, पहले इस पर बात विचार कर लेते हैं। यस, चलिए। सो कहता है अ मीटर ब्रिज is a device, okay, that is used to measure the unknown resistance based on the principle of Wheatstone bridge, okay। मतलब Wheatstone bridge के आधार पर काम करने वाला है यह एक इक्विपमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, राइट, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे हम लोग Wheatstone bridge में कर रहे थे। चलिए, तो कैसा होता है ये, थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। हम लोग विचार कर लेते हैं यस कंस्ट्रक्शनल डिटेल पर कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। चलिए, तो कहता है इसमें सबसे पहला बात कि ABC आर द 3 कॉपर स्ट्रिप्स स्क्रूड ऑन द वुडन बोर्ड, ओके। चलिए देखते हैं कैसा है, पहले डायग्राम समझ में आएगा। ये लीजिए, आपके सामने ये डायग्राम है। इसमें ये जो आप ए देख रहे हैं, ये पूरा एल शेप का जो देख रहे हैं, ये पूरा एल शेप का जो देख रहे हैं, ये ए है, ये कॉपर का स्ट्रिप है। उसी तरह से ये वाला चीज़ आपको बी दिख रहा है, और ये जो एल शेप का दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ओके। तो ये आपके 3 कॉपर स्ट्रिप हैं, और ये पूरा सेटअप, है ना, ये पूरा सेटअप आपके वुडन बोर्ड के ऊपर बना रहता है, ठीक है। सो डायग्राम को साफ रखने के थोड़ा हम इसको हटाते हैं, राइट। ये पूरा सेटअप वुडन बोर्ड के ऊपर स्क्रूड रहता है, राइट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ए और सी, है ना, इस ए और सी के बीच में यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा वायर एक मैग्नीन का बना हुआ वायर होता है ना, जो कि ए से सी के बीच में लगा होता है, और इस पूरे वायर का लेंथ 1 मीटर होता है, और इसी कारण से इसका नाम पड़ा हुआ है मीटर ब्रिज, ठीक है। लिख लेंगे इस बात को, वायर ऑफ मैग्नीन, है ना, ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच बिटवीन ए एंड सी, एंड ऑल्सो ए स्केल इज फिटेड पैरेलल टू द वायर, ओके। इस वायर के ठीक पैरेलल में, यहां पर इसके ऊपर यहां पर एक स्केलिंग बना होता है, ठीक है, जिससे आप लेंथ वगैरह को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सो ऑन आपका स्केलिंग रहेगा, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। ये की वायर किस चीज का है, ये वायर है आपका यस मैंगनीन का। अब सवाल उठता है, आपने मैंगनीन का वायर क्यों लिया सर? तो मैंगनीन का वायर हमने इसलिए लिया क्योंकि मैंगनीन का जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करता है, जिसके कारण है ना, अगर मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और टेम्परेचर का अगर ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको मिलता है, इन दैट केस इसका रेसिस्टेंस वेरी नहीं करता है, जिससे आपके एरर्स कम आते हैं। यस और नो, है ना, इसलिए हमने मैंगनीन वायर लिया। यस, क्या चीज़ है ये आपके लिए होने वाला है मैंगनीन वायर, और ये अनअफेक्टेड रहने वाला है विथ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये वायर है तो उसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, और डेफिनेटली इसका लेंथ 1 मीटर है, मतलब क्या बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इस वायर का जो रेसिस्टेंस है पर यूनिट सेंटीमीटर वो है स्मॉल आर, रेसिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर ऑफ लेंथ इक्वल टू स्मॉल आर, मतलब इस हर एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, ये जो आप R1 देख रहे हैं आप फिलहाल, राइट, ये R1 आपके लिए होता है यस नोन आर्म, ठीक। और ये जो RX देख रहे हैं, इस RX के जगह पर हम लोग उस रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, है ना, जिस रेसिस्टेंस को हमको मेजर करना है। यस, तो ये हमारे वाली क्या होने वाला है, अननोन आर्म होने वाला है। आर यू गेटिंग? बहुत बढ़िया। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ एक, ये इसको तो जानते ही हैं, ये तो गैल्वेनोमीटर है, और ये जो आपको ये पॉइंटर सा दिख रहा है, ये जो आपका पॉइंटर सा दिख रहा है, इस पॉइंटर को हम लोग कहते हैं जॉकी, ठीक है। असल में इस पॉइंटर को इस वायर के ऊपर टच करते हैं, और ये R1 है, और ये पूरा लेंथ ऑफ वायर एक रेसिस्टेंस, ये पूरा लेंथ ऑफ वायर एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है।
तो ये रेसिस्टेंस उस तरह से ये रेसिस्टेंस और ये पूरा वायर एक रेसिस्टेंस का बिहेव करता है और ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसके वर्किंग को समझ लेते हैं, कैसे वर्क करेगा ये। ठीक, चलिए वर्किंग के ऊपर विचार किया जाए। कहता है सबसे पहले स्लाइड द पॉइंटर ऑन द वायर टू गेट द जीरो रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर जी। सबसे पहले इस पॉइंटर को, ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है ट्रायंगल शेप का, है ना, इस पॉइंटर को इस पूरे AC के ऊपर में, है ना, उस पॉइंटर को क्या करते हैं, इस पूरे A से लेके C के ऊपर में स्लाइड करते हैं, है ना, और स्लाइड करके देखते हैं कि ये वाला जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग है, ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो कब हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस A से, है ना, L दूरी पर जाकर के इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो होता है ना। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको L दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर रखने दीजिए हमको। लेट मी इरेज दिस। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो ये मान लीजिए यहाँ से L दूरी पर जाकर आपको क्या हुआ, नल पॉइंट मिला। तो अगर ये डिस्टेंस L है तो डेफिनेटली इस साइड वाला जो डिस्टेंस होगा वो निश्चित ही 100 - L होगा। क्यों 100 - L होगा, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर है। तो अगर ये L सेंटीमीटर इधर आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपका L सेंटीमीटर है तो इस साइड का पूरा लेंथ क्या होने वाला है, 100 - L होने वाला है। अब आप बताइए, इसका हर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस तो R है, स्मॉल r। तो इस LR वाले सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो L वाले सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, LR होगा। और फिर जो इस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस आएगा, यस, वो कितना होगा, 100 - L इंटू क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो अब बताइए, ये पूरा वायर एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, उसी तरह से ये भी पूरा वायर एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप एट द टाइम ऑफ बैलेंस, है ना, लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ बैलेंस। क्या होगा एट द टाइम बैलेंस, बताइए, ये R1 डिवाइड बाई RX, यस और नो, R1 डिवाइड बाई RX, ये R1 डिवाइड बाई RX इक्वल टू होगा, यस, दिस L इंटू R डिवाइड बाई दिस 100 - L इंटू R। ओके, इसको आप लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ बैलेंस लिख सकते हैं। आपको पता है ये R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा और डेफिनेटली यहाँ से आप RX प्राप्त कर सकते हैं। तो RX को आप उधर भेज दें, ये 100 - L R1 में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई L हो जाएगा। तो आपको यहाँ से, है ना, जो मिलेगा RX इक्वल टू क्या, R1 इंटू, ये देखिए ये पूरा सेक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो R1 इंटू 100 - L डिवाइड बाई L मिलेगा। ओके, तो इस फॉर्मूला की मदद से आप बड़े ही आराम से इस RX के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, सो हम लोग इसके थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ एरर वगैरह इसमें आता है ना, उस पर थोड़ा विचार करें। उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा समूचा स्लाइड साफ होने वाला है। जल्दी करिए। चलिए, सो कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, सम इम्पॉर्टेंट ओके पॉइंट अबाउट मीटर ब्रिज। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीटर ब्रिज के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए पहला नंबर पॉइंट हम लेते हैं, कहता है क्या, मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यस, क्या कह रहा है ये, कि आपका जो मीटर ब्रिज होने वाला है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही ये वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कहता है मीटर ब्रिज इज सफरिंग फ्रॉम द एंड एरर। ठीक है, अब ये एंड एरर क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम आपके लिए वही डायग्राम फिर से कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए, आपको पता है कि आपके जो स्केलिंग थे वायर में वो डेफिनेटली कुछ इस पोजीशन से शुरू थे, यहाँ से आपका जीरो रीडिंग था ओके, इस तरह से आपके यहाँ पर स्केलिंग बने हुए थे। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह चलते चलते आपके फिर से यहाँ पर स्केलिंग थे ऐसे करके ओके, इस तरह से, और यहाँ पर आपका स्केल खत्म हो जाता है। लेकिन आप जब भी इस पॉइंटर को, ये जो पॉइंटर आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंटर को जो आप रीड करना शुरू कीजिएगा तो आप डेफिनेटली ये इस सामने इसको टच करिएगा, ये सुनो, इस सामने आप इसको टच करेंगे, राइट। लेकिन वायर जो शुरू होता है वो तो यहाँ स्क्रू किया हुआ इस सामने शुरू होता है, राइट। तो जब भी आप इस पॉइंटर को स्लाइड करके यहाँ लाके टच करेंगे तो आपको लगता है कि आप पूरे कॉर्नर ऑफ द वायर को टच कर रहे हो,
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या हो रहा है, जब भी आप यहाँ इसको 0 रीडिंग पर सेट कर रहे हो, अपने पॉइंटर को इस 0 रीडिंग पर सेट कर रहे हो, राइट, उस समय इतना वायर है ना कंसीडर होने से छूट जाता है। ये बीच वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यस, ये बीच वाला जो सेक्शन है ये कंसीडर नहीं हो पाता है। उसी तरह से जब अपने स्लाइड वायर इस पॉइंटर को जब आप यहाँ रखते हो, इस रीडिंग के ऊपर रखते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑल्सो यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में जो वायर रहता है वो कंसीडर होने से फिर छूट जाता है, राइट। इस कारण से आपके व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग में कुछ ना कुछ एरर जरूर रह जाता है। आपके रीडिंग में, आपके आंसर में कुछ ना कुछ एरर रह जाएगा, क्योंकि आपने इसको कंसीडर, इस रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। इसी कारण से जो एरर आता है, इस एरर को नाम दिया जाता है एंड एरर। वाई इट इज नेम्ड एज एंड एरर, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वायर जो है उसका पूरा सेक्शन आप कंसीडर नहीं कर पाते हो जब आप पॉइंटर को इस पर मूव करते हो, क्योंकि कुछ जो सेक्शन होता है वो स्क्रू, इस स्ट्रिप के अंदर छिपा रहता है जो कंसीडर नहीं हो पाता है, राइट। और उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड एरर कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये एंड एरर मिनिमाइज कैसे होगा? तो एंड एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये जो आप R1 और ये RX का जो पोजीशन देख रहे हैं, फिलहाल इसी पोजीशन पर इस RX को प्राप्त कर लीजिए, आपको एक RX मिलेगा और निश्चित ही इसमें एंड एरर होगा। अगली बार क्या करेंगे, इस RX को उठा करके, है ना, इस पोजीशन पर रख देंगे और इस R1 को उठा करके हम लोग इस पोजीशन पर, मतलब दोनों के पोजीशन को क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे और इंटरचेंज करके फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराएंगे और वहां से फिर से इस RX को प्राप्त करेंगे। इस तरह से दोनों RX को जो हम लोग को प्राप्त हुआ उनका हम लोग एवरेज ले लेते हैं, है ना। इससे हमको एंड एरर रिमूव हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से हम एंड एरर का निपटारा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, मीटर ब्रिज कैन नॉट यूज टू मेजर द वेरी लो रेसिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लो होगा तो आप इससे व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि पता है आपको कि एंड एरर से सफ़र करता है आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ कि ना। तो अगर आपका मालूम है कि रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हो सकता है कि आपका ये लो रेजिस्टेंस का वैल्यू, है ना, एंड एरर में ही कंसीडर हो जाए। ये सर उतना तो आपका एरर ही रहेगा, जितना आप रेजिस्टेंस मेजर करने जा रहे हो उतना तो आपका एरर में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए लो रेजिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं। दूसरा कारण लो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करने का ये है ना, देखिए ध्यान से, अगर इस RX का वैल्यू, है ना, लेट मी क्लियर द डायग्राम फर्स्ट, थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई ज़रूरत है, राइट, देखिए ध्यान से। ओके चलिए बहुत साफ हो गया। ये जो आप RX देख रहे हैं, अगर इसका RX का वैल्यू बहुत कम हुआ, इस RX का वैल्यू क्या हुआ, बहुत कम हुआ, इन दैट केस आपका जो ये पॉइंटर का जो नल पॉइंट होगा वो नल पॉइंट बिल्कुल इस स्ट्रिप के अंदर घुसा हुआ होगा, हाँ कि ना। क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होने से आपका पॉइंटर और इधर जाते जाएगा, जितना वैल्यू कम कर देंगे आपका नल पॉइंट जो डिटेक्ट होगा वो और इधर बढ़ते जाएगा। और इसका वैल्यू बहुत कम हो गया तो हो सकता है कि इसका नल पॉइंट इस स्ट्रिप के भीतर घुसा पड़ा हो, यस और नो। तो वहाँ पर तो आप तो पॉइंटर ले ले सकते हैं और उस केस में आपको इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कभी 0 मिलेगा नहीं, राइट। इस कारण से भी हम लोग नहीं मेजर करते हैं। तो लोग कहता है कि अच्छा एक काम करिए, तो यहाँ भी लो रेसिस्टेंस ले लीजिए ताकि नल पॉइंटर कहीं बीच में एडजस्ट हो। तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को बहुत कम लेते हैं, दोनों रेसिस्टेंस अगर कम लेते हैं ताकि नल पॉइंटर उधर ना घस सके, बीच में पॉइंट कहीं एग्जिस्ट करता हो, इसके लिए आपने क्या किया, इसका वैल्यू को भी लो ले लिया। तो जब आप दोनों लो ले लोगे तो उस केस में ये ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, राइट। और बहुत कम रेजिस्टेंस के कारण ये बहुत ज़्यादा इस बैटरी से करंट विड्रॉ करना शुरू करेगा और ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण इस R1 में भी आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगा। उसी तरह से इस RX वाले में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेंगे, फिर इसके रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेंगे, मेजरमेंट में एरर आना शुरू हो जाएगा, ठीक। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि लो रेजिस्टेंस को इससे मेजर नहीं किया जा सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज इज नॉट अफेक्टेड ऑन इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर और इस बैटरी के पोजिशन को इंटरचेंज कर दें तो आपका जो ये बैलेंस पॉइंट है ना, इस बैलेंस पॉइंट के इस पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम टू सेम रहता है। ओके तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना, मीटर ब्रिज के बारे में, राइट। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम आपके लिए एक आसान सा जिससे आप फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन लेने वाले हैं, जल्दी करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या रहा है, लिखने दीजिए। इन अ मीटर ब्रिज, है ना, द नल पॉइंट इज found at a distance of 60 centimeter from the end A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series, right, with Rx, the null point occurs at 50 centimeter, right? तो कहता है determine the value of R1 and Rx, दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके CBSE 2010 में आया हुआ सवाल है, ये CBSE 2010 में पूछा गया सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आपके लिए फिर से वो डायग्राम लेते हैं, है ना। कह रहा है क्या चीज़ कि पहले जब ये जो RX है ना, इस RX के साथ जब ये 5 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड नहीं था तो आपका नल पॉइंट कहाँ था, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए था। मतलब यहाँ से केस 1 में पहली बार यहाँ से केस कितना दूरी पर, कह रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, आपको ये नल पॉइंट मिलता है, राइट। तो अगर 60 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उस समय केस 1 के लिए सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। यस, केस 1 ले लेते हैं हम लोग, राइट। केस 1 में क्या कह रहा है कि एट दैट टाइम, है ना, ये R1 डिवाइड बाई RX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई, यस यहाँ तो होने वाला है कितना, निश्चित ये 100 माइनस कितना होने वाला है, 60 होने वाला है, आपको मालूम है इसका लेंथ। तो 60 इंटू आर और 100 में 60 इंटू आर, ये सर नो। चलिए तो इसके लिए आप रेशियो एट बैलेंस पॉइंट अगर मिल गया आपको तो उसमें क्या लिखिएगा, निश्चित R1 डिवाइड बाई RX इज इक्वल टू 60 R डिवाइड बाई 100 माइनस 60 इंटू आर लिख सकते हैं। यस, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 इंटू आर, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 इंटू आर। तो बैलेंस पॉइंट के समय आप ये रेशियो तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है ये R से R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप बड़े ही आराम से RX का वैल्यू पता लगा सकते हैं। वो RX कितना आ रहा है, तो आप सोच के देखिए, ये ऊपर में है 60 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 40। तो 60/40 मतलब निश्चित ये 3/2 की फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं यहाँ से RX इक्वल टू निकल रहा है, राइट, कितना, यस, R1 इक्वल टू निकाल सकते हैं आप, RX की फॉर्म में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू RX, राइट, ये चीज़। केस टू लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये केस 1 नहीं है, ये केस 2 है, ओके। केस 2 में क्या कह रहा है कि इस बार इस RX के, ये जो आप RX देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये RX, ओके, इस RX के यहाँ पर सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। कितने ओम का, कह रहा है ये आपका 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। किसके सीरीज में, RX के सीरीज में। तो अब बताइए इस पूरे ब्रांच का जो रेसिस्टेंस होगा वो RX प्लस 5 हो जाएगा, है ना। और कहता है उस केस में सेकंड केस में, है ना, आपका जो बैलेंस पॉइंट है यहाँ से, राइट, कहता है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एग्जिस्ट करता है। तो निश्चित ही उस समय इसका जो, इस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो निश्चित ही 50 R के बराबर होगा, और जो बच गया सेक्शन उसका जो रेसिस्टेंस होगा निश्चित 100 माइनस, यस बोलिए, 50 इंटू R के बराबर होगा। यस और नो, राइट। तो देखते हैं उसमें क्या लिखेंगे। सेकेंड केस में लिखेंगे R1 डिवाइड बाई RX प्लस 5 इक्वल टू 50 इंटू R डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 इंटू R। यस और नो, क्यों, क्योंकि हमने RX के सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। तो उस केस में रेशियो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। फिर आपका ये R कैंसिल हो जाएगा और ये 50 है और यहाँ भी 50 है तो ये 1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली R1 इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, RX प्लस 5। यस, क्या प्राप्त हुआ आपको, R1 इज इक्वल टू RX प्लस 5। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, ओके। और ये मान लीजिए आपका ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप बड़े ही R1 और RX को निकाल सकते हैं। यही तो आपको सवाल में पूछा गया था। तो बताइए अगर इससे यहाँ से R1 के वैल्यू को उठा करके यहाँ पटक दें, ओके, तो आपको मिल सकता है ना, हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन, यस, 1 and 2। क्या लिख सकते हैं, 3/2 RX
इज इक्वल टू आर एक्स प्लस 5। देखें इस वाले पूरे को उठाकर हमने यहाँ रख दिया तो आपको ये इक्वेशन मिला, राइट। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ये 3/2 आर एक्स है, ये इधर से घट जाएगा जा करके, तो 1.5 आर एक्स में से 1 आर एक्स जाए घट गया तो यहाँ पर हाफ आर एक्स बचेगा, तो हाफ आर एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, 5 बचेगा। यू गेट आर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको पता चलेगा आर एक्स कितना है, 10 ओम, राइट। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, आर एक्स का वैल्यू निकाल लिया। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हुआ, ठीक। चलिए उसी तरह सेकेंड पार्ट में देखिए, आर एक्स का जो ये वैल्यू है 10 ओम, इस आर एक्स की वैल्यू को अगर आप यहाँ उठा के डाल देते हैं, यस इसकी जगह पर 10 ओम डाल देते हैं यहाँ पर, तो आपको ये R1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ 10 ओम डालेंगे तो ये 10 और 5 मिले कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो आपको यहाँ से R1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 15 ओम। ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो यही दोनों हमको आंसर निकालने थे। उम्मीद करते हैं आपको फार्मूला को यूज़ करने आया होगा, वी टेस्ट नॉनवेज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये इस बात समझ में आई होंगी। चलिए सो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।